सिलेबस सडनली चेंज हुआ, ये सडन चेंज होते क्यों है और सिलेबस चेंज करने से होगा क्या? आपने भी देखा होगा 19 और 20 में सेम लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। कर क्या सकते हो? क्या सिलेबस वापस से पुराना बना सकते हो? पावर्स तो नहीं है। द ओनली थिंग यू कैन डू इज कि आप पढ़ सकते हो उस सिलेबस को जो सिलेबस आपके पास आ गया है। माफी के साथ अगर आप रटने वाले हैं तो शायद आपके लिए अब जर्नी कठिन हो जाएगी। दो चीजें मुझे समझ में आई, एक बहुत ज्यादा लेंदी हो गया है सिलेबस, सेकंड चीज थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच अब वो डिमांड कर रहा है। जो आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस नहीं करते थे, आंसर फ्रेमिंग पे फोकस नहीं करते थे, वो सिरे से नकार दिया है आयोग ने। वो सिरे से बाहर होंगे, वो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। मेंस आपको सिलेक्शन दिला सकता है, पोस्ट इंटरव्यू ही दिलाएगा। जो व्यक्ति अभी प्रीलिम्स टारगेट कर रहा है उसको कैसे पढ़ना चाहिए? आप में से कोई भी व्यक्ति अगर एक प्रॉपर रणनीति के साथ काम करता है और ये गोल बना के चलता है कि इतने समय मुझे ये करना है, तो ही आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो 2024 आपके लिए खुला मैदान है। आप आंसर राइटिंग करने के पहले मेरी इन लाइनों को बहुत गौर से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट हर एस्पिरेंट के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए गूगल फॉर्म की लिंक को रखा है। जाइए, उस लिंक को फिल कीजिए। उस लिंक को फिल करने से आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। आपको मिल सकती है वहाँ से MPPSC से रिलेटेड फ्री कैरियर काउंसलिंग। उसका फ़ायदा उठाइए, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। आपके जो भी सवाल है उस फॉर्म में आखिरी में सजेशन या कमेंट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप आपके सवाल भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय GS स्टडी कैफे, जहाँ आपको मिलता है लाइब्रेरी से बेहतर माहौल आपकी बेहतर पढ़ाई के लिए। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एवरीवन, दिस इज योर होस्ट आशीष नामदेव एंड वेलकम टू द अनदर सुपर स्पेशल एपिसोड ऑफ इंडियन एस्पिरेंट शो। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे MPPSC न्यू सिलेबस के बारे में। सिलेबस चेंज क्यों किया गया, क्या कारण हो सकते हैं उसके पीछे, प्लस सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। आज हमने इनवाइट किया है मिस्टर आनंद सर को। आनंद सर फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं रक्षा एकेडमी, जो कि बेहतरीन एकेडमी है। इनके साथ हम बात करेंगे PSC को लेकर, सिलेबस को लेकर और आपके जितने भी तमाम डाउट्स हैं उन सब के बारे में। आनंद सर, स्वागत है आपका इंडियन एस्पिरेंट। थैंक यू आशीष, दोबारा यहाँ बुलाने के लिए। और आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही शानदार है, मैं कह सकता हूँ। और कहीं ना कहीं जो रियल क्वेश्चंस बच्चों के होते हैं वो आप डील कर रहे हैं, तो उसको आपको साधुवाद। बात करते हैं सिलेबस की, अगर तो लंबी चर्चा हम लोग करेंगे। बस यही मेरी आपके लिए दुआ है कि आप ऐसे ही काम करते चले, आगे बढ़े। अब आपके सवाल। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आनंद भैया, मुझे जानना है कि जैसे सिलेबस सडनली चेंज हुआ, राइट, ये सडन चेंज होते क्यों है और सिलेबस चेंज करने से होगा क्या? जो मेरा अनुभव है उस आधार पे मैं देखता हूँ, जो बेसिक दो कारण है वो एक है। एक तो जब आपका कोई राजनीतिक परिवर्तन होता है, राइट, जैसे आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी आई है और सर्टेन जो गवर्नमेंट होती है वो अपने अकॉर्डिंग ऑफिसर्स भी चाहती है और साथ में वो सिलेबस में ऑफिसर्स को सेट करने के प्रोसेस को भी डिसाइड करती है। तो एक तो कारण ये होता है। दूसरा, सिलेबस चेंज करने के पीछे कारण होता है, इंपॉर्टेंट कोई होता है कि जब एक सेम पैटर्न में सिलेबस होता है तो फिर कोचिंग्स या फिर पुराने स्टूडेंट्स, उनकी एक थोड़ी सी मोनोपोली वहां पर आ जाती है, राइट। जिनको एक बार समझ में आ गया, जिन्होंने पूरा कंटेंट तैयार कर लिया, तो कई बार ये देखा जाता है कि सेम सिलेबस के तहत सेम आपने भी देखा होगा 19 और 20 में सेम लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। आप आगे भी देखेंगे 22 to 23 में सेम लोग सेलेक्ट होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 24 में वो लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, बट जो और लोग हैं उनके लिए एक स्कोप खुल जाता है, राइट। तो ये भी एक मौका होता है। सबसे ज्यादा टारगेट जो गवर्नमेंट करती है वो करती है कि किसी तरीके से जो इंस्टीट्यूट से मैन्युफैक्चर्ड ऑफिसर्स आ रहे हैं वो मैन्युफैक्चर्ड ऑफिसर्स ना आए, बल्कि ऐसे ऑफिसर्स आए जो रियल में आपके ग्राउंड से बिल्कुल जुड़े हुए हों, जिनको वाकई एक अधिकारी के रूप में देखा जा सकता है। तो ये सिलेबस जो अभी चेंज हुआ है उसके पीछे मुझे ये कारण नजर में आता है। राइट। एक चीज़ ये भी हुआ ना कि जिस दिन जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ तो हम लोग जैसे लाइब्रेरी में बच्चों के साथ थे, तो उस दिन बोलते भैया यार सिलेबस चेंज हो गया, फिर से कुछ लोग उसमें बहुत स्ट्रेस में आ गए थे। तो करीब 5-6 लोग हम लोग साथ बैठ के बात कर रहे थे। तो देन आई सेड कि यार कर क्या सकते हो, क्या सिलेबस वापस से पुराना बना सकते हो? पावर्स तो नहीं है। द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ कि आप पढ़ सकते हो उस सिलेबस को जो सिलेबस आपके पास आ गया है। इसके ऊपर आपकी क्या अप्रोच है ऐसे एस्पिरेंट जो इस वक्त टेंशन में है, तनाव में है कि यार सिलेबस चेंज हो गया है, पहले ये पढ़ा हुआ था, पहले ये नहीं पढ़ा हुआ था, उनके लिए आपका क्या? अब मैं ये कह सकता हूं कि आपकी नज़र में ये आपदा हो सकती है, बट इसको आप अवसर के तरीके से देख सकते हैं, पूरे तरीके से नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पुराने स्टूडेंट्स जो हैं वो अब रिलेवेंट नहीं रहे हैं या पुराना जो पढ़ रहे हैं रिलेवेंट नहीं रहा है। डेफिनेटली जिसने मेंस दिया है उसके पास एक एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस उनको काम भी आएगा।
लेकिन फिर भी कहीं हद तक वो अब आपकी बराबरी पर आके खड़े हो गए हैं। आपको अपना लास्ट पॉडकास्ट याद होगा, मैंने आपसे एक बात कही थी कि आने वाली परीक्षाओं में कुछ लोग जो ऑलरेडी 21, 22 या 19 का मेंस दे के बैठे हुए हैं, वो पूरी तरीके से उस एग्जाम को कैप्चर कर चुके हैं। न्यू बच्चे की एंट्री जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है, और हो भी रही थी, आप देख रहे थे परिणामों के अंतर्गत। अब आप सोचिए कि पूरा नहीं, जो सब्जेक्ट कॉमन है, मान लो हिस्ट्री कॉमन है, ज्योग्राफी कॉमन है, उसमें भी काफी परिवर्तन है अगर देखा जाए, लेकिन जो कॉमन है उसमें तो आप पहले से भी, आप भी पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नया है वो सबके लिए नया आ गया है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है 24, 25 में सिलेक्शन लेने के लिए। तो जो भी इसको नेगेटिव ले रहा है, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती है, बहुत पॉजिटिव है, और इससे हमें पॉजिटिव ही लेना चाहिए कि अब हम भी सबके साथ बराबरी से रेस में खड़े होकर आगे बढ़ेंगे। राइट। आयोग ने भी जो पैटर्न किया है, बस कुछ बातों पे जो मुझे लगता है, अगर मैं अपना इनपुट दे सकूं, आयोग की सोच जो मुझे समझ में आती है, जैसे एक छोटा सा चेंज आयोग ने किया कि इंटरव्यू अब आपका 185 मार्क्स का हो गया। राइट। हर स्टेट में कोशिश ये की जा रही थी कि इंटरव्यू के नंबर को घटाए जाए, जैसे शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिहार पीएससी में इंटरव्यू के नंबर घटाए गए, ताकि जो पढ़ने वाला बच्चा हो उसको ज्यादा वरीयता मिले। राइट। लेकिन यहां पर इंटरव्यू 175 से 185 हो गया है। और जो आप लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, आज अगर आप इस पॉडकास्ट को देखते हैं तो शायद आपको 1-2 साल बाद ये समझ में आएगी कि अब आपका सिलेक्शन इंटरव्यू पहले भी निर्धारित कर रहा था, अब और मजबूती से निर्धारित करेगा। और आयोग ये चाहता है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि एक अधिकारी के तौर पर आप रहो। तो पढ़ाई के साथ में जब आप केवल किताबों के साथ जुड़े रहते हैं, वो काम नहीं करेगा। थोड़ा सा आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने पड़ेगा, ये आयोग की डिमांड है। तो केवल इंटरव्यू के नंबर बढ़ाने से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर क्यों बढ़ाए, क्या कारण हो सकता है। कि वो चाहते हैं कि हो सकता है मींस, जैसे एक टॉपिक होता है ऐसे में, और सॉरी आपका एथिक्स में, इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं उसको, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है ऐसा व्यक्ति जो आईक्यू में बहुत अच्छा होता है, आईक्यू जिसका बहुत अच्छा होता है, जो अच्छे नंबर्स ला सकता है, अच्छे नंबर प्रेजेंट कर सकता है, चीजें रट सकता है। हालांकि आगे चर्चा करेंगे, वो भी अब कम हो गया है। जिस कारण से क्या होता था कि वो व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति से जो थोड़ा सा आईक्यू में कम होता था, उससे भी पीछे रह जाता था। राइट। बट जब हम प्रशासन में जाते हैं तो प्रशासन में आईक्यू से ज्यादा ईक्यू वाला बच्चा चाहिए, Right. जो ये समझ सके कि मुझे दुनिया को डील कैसे करना है। करेक्ट। ये सिलेबस ईक्यू को बेस्ड रख के आपका बनाया गया है। तो आपसे मेरा एक ही निवेदन है, जो भी साथी मुझे देखें, थोड़ा बहुत जो आप मुझे जानते हो, भरोसा करते हैं, रणनीतियां तो अलग बनती रहती हैं, लेकिन एक बेसिक चीज है कि आपको धीरे धीरे ही सही अभी से अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू करना चाहिए। न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिकल इवेंट्स, इनके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। इकोनॉमिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो एमपीपीएससी में करंट का महत्व बहुत कम था, खासकर मेंस में, वो बहुत हद तक बढ़ चुका है। और जब मैं आज तो हम शॉर्ट में बात करेंगे, लेकिन मैं चैनल के ऊपर डिटेल्ड एक एक पेपर को डिस्क्राइब करूंगा, तब आपको ये बात बताऊंगा कि आपकी पर्सनैलिटी में चेंज की डिमांड अब एमपीपीएससी ने की है, जो मेरी समझ में है। हालांकि ये है आशीष के ऐसी बातें कम समझ में आती हैं, तो मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात को समझ पाएंगे, लेकिन आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसी आपकी पर्सनालिटी होगी वैसे आपके थॉट्स आते हैं। Right. और जैसे आपके थॉट्स आते हैं वैसे आप आंसर लिख पाते हैं, और जैसे आपके थॉट्स आते हैं वैसे आप इंटरव्यू में आंसर दे पाते हैं। तो प्री छोड़ दीजिए, आप निकाल भी लोगे, लेकिन अगर अब आपके क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे यहाँ पे साइकोलॉजी ऐड कर दी है। मनोविज्ञान में एक टॉपिक एथिक्स में दिया गया है अवसाद। अवसाद क्या होता है? डिप्रेशन, जिसकी हम लोगों ने चर्चा भी की थी आपने के साथ, इस पे भी बात करेंगे। तो डिप्रेशन अब आपको पढ़ना है। व्यक्तित्व विकास का एक टॉपिक यूज किया गया है, उसमें आपको पढ़ना है कि सफलता के क्या कारण होते हैं, असफलता क्यों होती है, उसको कैसे टैकल करना है। तो आप खुद सोचिए वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है। वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आप इन चुनौतियों का सामना करें, और कैसे लोग चुनौतियों का सामना करते हैं वो आप अब पढ़ो। अब आपको किसी आनंद मिश्रा के पास या आशीष के पास सवाल ना करना पड़े कि यार मुझे डिप्रेशन क्यों हो रहा है। आपको पता हो डिप्रेशन क्या होता है, आप किस तरीके से फाइट कर सकते हैं, व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। तो ये ओवरऑल अगर के हकीकत में वो आपको एक रेडीमेड अधिकारी के रूप में लेना चाहते हैं। अगर आप रेडीमेड अधिकारी हैं तो एमपीपीएससी आपके लिए है। माफी के साथ अगर आप रटने वाले हैं तो शायद आपके लिए अब जर्नी कठिन हो जाएगी। राइट, let's deep dive into the syllabus now. Prelims में क्या चेंजेस हुए हैं and what do you feel about this? प्रीलिम्स में अगर आप कंटेंट वाइज देखेंगे, कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सामने सिलेबस भी है, मैं यहां बता सकता हूं कि यूनिट 1 में एक छोटा सा चेंज आया है कि उन्होंने भारतीय इतिहास की संकल्पना के बारे में बात कर दी है, जिसमें थोड़ा सा वेद के बारे में बात करेंगे,
उपनिषद के बारे में बात करेंगे, भारतवर्ष के बारे में बात करेंगे, जो हमारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है उस सांस्कृतिक विरासत के बारे में बात करेंगे। लेकिन वो यूनिट 1 का एक छोटा सा हिस्सा है, मतलब 2-3 क्वेश्चन ही आपके वहां से आने की संभावना बन रही है। जो एक अगला चेंज किया है मेजर, वो चेंज किया है आपका इकोनॉमी वाले सेक्शन में, जहां पर आपकी इकोनॉमी अब थोड़ा सा करंट बेस्ड हो जाएगी। तो जो आप केवल करंट में ये पढ़ते थे कि कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन पहला, कौन जिंदा, कौन मरा, उससे हटकर आपको रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, एसडीजी वगैरह पढ़ना पड़ेगा। कंटेंट जो आपका होगा, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वो आप गवर्नमेंट वेबसाइट से आपको लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा चेंज आया है। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज आया है यहां पर, उन्होंने वो चेंज किया है, मैंने एक फॉर्मूला बनाया है 45, 25, 30। मैं शॉर्ट में इसको एलेबरेट कर देता हूं। एमपी का टोटल वेटेज जो आपका है वो 45 क्वेश्चंस का हो सकता है। अब ये आप कहोगे सर पूरा सिलेबस में कई बच्चे थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं, वो कहते हैं सर डिफाइन कहां है, 10 नंबर कहां लिखा है उसमें। बेटा लेकिन पिछली बार भी नहीं लिखा था, लेकिन एवरेज हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आपके आ रहे थे। और अगर आप यहां पर डिवाइड करो तो एमपी आपका 45 का हो गया है। इसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज किया है जनजाति, और मेरा ये सजेशन है कि आप जनजाति को बहुत अच्छे काम करें। जनजाति को पर्टिकुलरली उन्होंने एक यूनिट में डिवाइड कर दिया है, यानी 10 से 12 क्वेश्चन। एक तो यूनिट 10 के अंतर्गत है वो, और यूनिट 10 के अलावा आपकी इतिहास में और कई जगहों पे और आपसे जनजाति संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके केवल जनजाति पे आ गए। अब होता क्या था कि जनरल जो एमपी है वो लगभग सब लोग बहुत अच्छे से करके आते थे। लेकिन जनजाति वाले जो क्वेश्चन होते हैं, किसकी कौन सी उपजाति है, किसकी सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हैं, किसके घर को क्या कहते हैं, किसकी पंचायत व्यवस्था को क्या कहते हैं, ये अलग अलग क्वेश्चन जनजातियों बनते हैं। किसकी बोली कौन सी है, नृत्य कौन सा है, त्योहार कौन सा है, मेले कौन से हैं, मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं। तो अक्सर ये होता है कि इन में हम थोड़े से कंफ्यूज ज्यादा होते थे। तो अगर आप गौर करोगे कि कई बार जनजातियों वाले क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन में से हमसे सिली मिस्टेक्स हो जाती थी। अब आपके लिए चेंज ये आया है कि आपको जनजातियों वाला जो सेक्शन है, ये बहुत हद तक आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगा। राइट। क्योंकि अब वो जहां 2-3 क्वेश्चन बनाने होते बहुत आसानी से बन जाते थे। अब अगर 10 से 12 क्वेश्चन जनजातियों पे उन्हें बनाना है तो डीप डाइव करना पड़ेगा। करेक्ट। और प्रॉपर तरीके से वो डेप्थ में जाके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो प्रीलिम्स के अंतर्गत आप एक बात ध्यान दें कि आपका जो पुराना कंटेंट है वो टोटल बेकार नहीं हुआ है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जितना टॉपिक वाइज आपका दिया गया है, चाहे वो एमपी में हो चाहे वो अदर सब्जेक्ट्स में हो, आप उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ें। सपोज घटना चक्र में यदि आप देखें तो घटना चक्र में जो टॉपिक आपका दिया गया है उतनी टॉपिक के ही घटना चक्र लगाएं। अब पूरा घटना चक्र उठा के लगाने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। जैसे अगर आप देखें तो अब आपका विश्व भूगोल जो है वो प्रीलिम्स का हिस्सा डायरेक्टली नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो बहुत स्मार्टनेस के साथ में आप प्रीलिम्स को देखें, आपका कंटेंट वही है, बहुत आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। बस जैसा कि मैंने कहा, जनजाति वाला सेक्शन जो रहेगा वो आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगा, उसको रटना ही पड़ेगा। और एक आप रखिए अपने पास में कंटेंट बना के, जो कंटेंट हम लोग भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में, तो उस कंटेंट को सामने रख के डेली देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहीं होता था। राइट। लेट्स टॉक अबाउट मेंस। पर मेंस पे स्टार्ट करने से पहले आप मार्किंग बता दीजिए, मार्किंग में क्या चेंज हुए हैं, पहले आप वो समझा दीजिए, फिर हम मेंस में डीप डाइव करते हैं। ठीक है। मेंस में पहले जो 2020 का सिलेबस था जो चेंज हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मेंस आपका जैसे आज 6 पेपर में डिवाइडेड है वैसे ही 6 पेपर में डिवाइडेड था। राइट। आपके शुरुआती 3 पेपर 300 मार्क्स के थे, 4th पेपर आपका 200 का था, 5th 200 और 6th आपका 100। टोटल मिला के मेंस की जो वेटेज थी वो 1400 मार्क्स की होती थी। ठीक है। ओके। इंटरव्यू जो आपका होता था 175 मार्क्स का होता था। अब जो चेंज आया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि इंटरव्यू की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ रही है, अब आपका इंटरव्यू हो जाएगा 185 मार्क्स का। फर्स्ट 3 पेपर जो आपके हैं वो तो आपके 300 है ही हैं, अब आपका 4th पेपर भी 300 मार्क्स का हो चुका है। ठीक है। तो टोटल आपके जो वेटेज है अब आपका इंक्लूडिंग इंटरव्यू आपका 1685 है और विदाउट इंटरव्यू आपका 1500 है। ये बेसिक मार्किंग सिस्टम में चेंज आया है ओवरऑल। ओके, नाइस। और कितने क्वेश्चंस कितने नंबर्स के हुए हैं? बिल्कुल। अब सेकंड जो चेंज आया है उसको बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात आपसे बोलूंगा, आप आंसर राइटिंग करने के पहले मेरी इन लाइनों को बहुत गौर से सुनिएगा, समझिएगा, और पेपर में डिसीजन लेते वक्त, ये बात आशीष मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी एमपीपीएससी ने जो मेंस लिया है उसमें अचानक ये देखा कि जो आपके 5 मार्कर क्वेश्चन थे उसमें 1 पेज पूरा आ गया। राइट। और उसकी वजह से कई बच्चों को यह महसूस हुआ कि हमें तो 1 पेज पूरा भरना है। रिजल्ट ये निकला कि कई क्वेश्चंस,
एक एक क्वेश्चन 10-11 नंबर वाला जो प्रश्न होता था, कई लोगों के वो छूटे हैं और कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं कर पाए। राइट। तो यहां पर मैं सिलेबस की एक लाइन आगे बढ़ूं उसके पहले बता दूं, आप सिलेबस में पेज नंबर 12 पे जाइएगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगेन आनंद मिश्रा क्या कहते हैं, आशीष क्या कहते हैं, और कोई क्या कहता है, वो आपका सिलेक्शन नहीं कराएगा। आप 21 साल के हो चुके हैं, आप समझदार हैं, ये सिलेबस जो है आपका संविधान है, गीता है, सब कुछ है, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिखा है कि प्रश्नोत्तर पुस्तिका में उत्तर दिए जाने हेतु स्थान अधिक होने की स्थिति में परीक्षार्थी प्रश्न के स्वरूप अनुसार, प्रश्न का स्वरूप इन्होंने 3 दिया है, ये साफ लिखा है, पढ़ लेना आप यहां पर, ये भी कोई कंफ्यूज ना हो कि इसका मतलब क्या है। ऊपर लिखा है प्रश्नों का स्वरूप, यानी प्रश्नों के स्वरूप अनुसार शब्द सीमा का पालन करे। राइट। जो अब अंतर यहां पर क्या आया है, जैसे शब्द सीमा में क्या अंतर आया है उसको हम समझते हैं। पहले जब आप इसी पोर्शन के अंतर्गत यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर पहले लिखा हुआ आता था कि आदर्श शब्द सीमा आपकी 10 शब्द है या फिर आपकी 50 वर्ड्स है, ऐसा है, ठीक है। आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्श का मतलब होता है कि आप उसके आगे जा सकते हैं जरूरत पड़ने पर, क्योंकि आदर्श कोई अचीव नहीं कर पाता, यही होता ना। आइडियल हम किसको बनाते हैं? जिसको हम अचीव ना कर सकें। तो वहां उनका आशय ये था कि आप अगर 10 से 15 शब्द आपके हो रहे हैं तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट नहीं होगी। अब दोबारा उन्होंने शब्द चेंज किया है, अधिकतम शब्द सीमा। अब ये लॉजिक तो आप लोग लगा सकते हैं कि जब आप प्रशासन में होते हैं तो वहां पर शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व होता है, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। तो अब उन्होंने जब अधिकतम शब्द सीमा लिखा है, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जहां पर आपकी शब्द सीमा 20 वर्ड्स है, दैट मींस मैक्सिमम 20 वर्ड्स, जहां 60 वर्ड्स है वहां मैक्सिमम 60 वर्ड्स, जहां पर 200 वर्ड्स है वहां पर मैक्सिमम 200 वर्ड्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आप जब आने वाले समय में 2024 के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, संभावित है कि आपको सिखाया जाए, जैसा कि 2019 के पहले सिखाया जाता था कि आप तो पूरा पेज भर के आओ, आपको नंबर मिलेगा। मुझे उनके बोलने में कोई डाउट नहीं है, आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फॉलो करने के पहले मेरी इस बात का ध्यान दे लेना, आपके शब्द सीमा जो 2020 में थी उससे बढ़कर यहां पर ज्यादा हो चुकी है, राइट। अब अगर आपने ये कोशिश की कि 6 मार्कर या 7 मार्कर जो क्वेश्चन है, एक आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं थोड़ा सा, हाँ। आपकी टोटल प्रश्न स्टार्टिंग के जो 3 पेपर हैं उसमें आपको 30 क्वेश्चन आने हैं आपके एक पार्ट में, दैट मींस 150 मार्क्स के लिए आपको 30 क्वेश्चंस को डील करना पड़ेगा। क्लियर? पहला पॉइंट, ये 30 क्वेश्चन आपके 3 तरीके से डिवाइडेड है, जो आपने देखा भी होगा, बस थोड़ा सा मेरे नजरिए से देखिएगा आप। पहला है आपका अति लघु उत्तरीय, 15 प्रश्न आएंगे, वेटेज रहेगा 2 नंबर का, मैक्सिमम शब्द सीमा होगी 20 शब्द, इतने आपको लिखना है। फिर आपके 10 प्रश्न आएंगे 7 नंबर के, मैक्सिमम शब्द सीमा रहेगी आपकी 60 या 60 वर्ड्स आपकी रहेगी। और फिर आपके 5 आएंगे आपके, ये मैं बता रहा हूं स्टार्टिंग के 3 पेपर की, चौथे पेपर का थोड़ा सा अलग है। 3 पेपर में आपको जो ये 5 प्रश्न आएंगे वो 10 नंबर के आएंगे, 200 शब्द सीमा इनकी रहेगी। तो ओवरऑल यदि आप देखें तो पुराने पेपर के कंपैरिजन में अब आपकी शब्द सीमा में 300, एग्जैक्टली तो नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन 300-400 शब्द आपको एक्स्ट्रा लिखने हैं। अब अगर आपने थोड़ा इंटेलिजेंस ज्यादा दिखाया कि आप क्या करें कि जो 10 प्रश्न आपके 7 नंबर के आ रहे हैं, आपने पूरा पेज लिखा, आपने देखा होगा पेज की इस बार चौड़ाई भी बड़ी है, गौर से अगर आप देखेंगे पेज की लंबाई में काफी अंतर आया, जिन्होंने मेंस दिया उनको पता है। आप अगर पूरा पेज भरने जाओगे तो वो आपका 70 वर्ड्स में नहीं बल्कि 150 प्लस वर्ड्स या 100-120 वर्ड्स तो आपके एक पेज में आएंगे ही आएंगे, लगभग आपके 120 वर्ड्स आएंगे। और सपोज अगर आप 120 वर्ड्स यहां पर 10 क्वेश्चन में लिखोगे तो फिर 10 नंबर के जो आपके 200 वर्ड के क्वेश्चन हैं वो आपके छूटने की संभावना है। आपको क्या सिखाया जाएगा कि आप इसको पेज को भरो, आपको 3 की जगह 4 मिल जाएगा। लेकिन ये सोचना, उस 1 नंबर के चक्कर में अगर 10 नंबर के 2 प्रश्न आपके छूट गए तो आप कमा 1 रहे हो, और जरूरी नहीं वो आप कमा ही पाओ, जरूरी नहीं आपने इतना अच्छा उत्तर लिखा ही हो कि वो आपको 3 से 4 कर ही दे, राइट। लेकिन ये जरूर गारंटी है कि आप एक तो वहां छूट जाओगे कि आपका एक प्रश्न छूटेगा, दूसरा अगर आयोग, यूपीएससी में कई बार होता है वो नेगेटिव मार्किंग करते, पेनल्टी दे देता है। अगर आयोग ने शब्द सीमा को सीरियसली लिया और उसने पेनल्टी मार्क्स कर दिए तो कहीं ना कहीं हो सकता है जहां 4 मिलने की जगह पे जहां 3 मिल रहे होंगे अच्छे से, वो 2 नंबर कर दे। राइट।
ये मैं क्यों बोल रहा हूं आशीष, इसको आपको समझना है कि अगर आयोग ने पाठ्यक्रम में कुछ लिखा है तो उसके पीछे कुछ विचार तो होगा ना, राइट। और हमें उस विचार के बारे में समझना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। खासकर एक लाइन जो यहाँ पे पेपर वाइज जो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, आप अगर पूछोगे तो फिर क्या पेपर में चेंजेस आए हैं उनके ऊपर भी बात कर लेंगे। आपका सवाल नेक्स्ट, मार्किंग बहुत अच्छे से समझ में आई है आई होप। इसमें आपने 3 पेपर का बता दिया था, 4th पेपर इथिक्स वाला नहीं बताया। इथिक्स और हिंदी के लिए आप पहले बता दीजिए, इथिक्स हिंदी ऐसे कवर कर दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एथिक्स की अगर बात करें, अगेन ये हाइपोथेटिकल बात है नहीं, इसमें लिखा एथिक्स में अब आपके 2 पार्ट हो गए हैं। एक में आपका जो पुराना नीति शास्त्र आता था उसको अब दर्शन शास्त्र आपका कर दिया है, नाम भी आपका ही चेंज कर दिया है, दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान कर दिया है आपका, है ना। यहां पर आपको ध्यान देना है, और लोक प्रशासन और केस स्टडी। तो अब आपके यहां पर टोटल 29 प्रश्न होंगे, जिसमें से 29 में से एक आपकी 18 नंबर की केस स्टडी होगी। दैट मीन्स प्रश्न जो आपके पूछे जा रहे हैं 28 प्रश्न आपके सब्जेक्टिव आएंगे, एक आपकी उसके बेस पे केस स्टडी आएगी एक पार्ट में। 2 केस स्टडी आएंगी 2 पार्ट में आएंगी। एक बेस्ड होगी आपकी कौन सी वाले जो आपका पुराना एथिक्स आप पढ़ रहे हो उसके आधार पर, एक आपकी बेस्ड होगी जो नया आप एथिक्स का पार्ट पढ़ेंगे अभी पार्ट बी में, उसके आधार पर आपकी होगी। यहां भी आपका समय सीमा आपकी बढ़ गई है, प्रश्न वैसे ही हैं आपके 2 नंबर 7 नंबर 10 नंबर, वही शब्द सीमा है जो अंतर होता था पहले, अब नहीं है, वही शब्द सीमा है। बस अंतर ये हो गया है कि आपको वैसे नॉर्मल जो आपके 1 से 3 पेपर वहां 30 क्वेश्चन डील करने हैं, यहां पर 28 क्वेश्चन प्लस केस स्टडी डील करनी है। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। इसका मतलब है कि केस स्टडी में सोचने में आपको समय लगता है। 18 नंबर की आपकी केस स्टडी है, तो एथिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। एथिक्स नहीं, पेपर 4 है, उसको मुझे करेक्ट कर देना, मैं उसको एथिक्स का पेपर बोलना बंद कर दूं, और आप लोग भी ये बंद कर देना। पेपर 4 अब कवर कर पाना बहुत ज्यादा कठिन होगा। रीजन बता रहा हूं, इसमें सारे के सारे प्रश्न आपके ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं। आप सीधे, जैसे साइंस में होता था परिभाषा है आप लिख दोगे, यहां सीधे प्रश्न जो आते हैं वो काफी कम आते हैं। तो यहां पर आपको सोच के लिखना पड़ेगा। ये 29 प्रश्न आपको देखने में कम दिखाई देगा, लेकिन जो केस स्टडी है वो अपने आप में 4 प्रश्न के बराबर होती है। केस स्टडी होती है अपने आप में 4 प्रश्न के बराबर होती है। ध्यान रखना कि आपका एथिक्स का पेपर आप कवर कर सकें। हिंदी में यह है कि आप हिंदी के अंदर अगर बात करें तो उन्होंने नॉर्मल आपका दिया हुआ है कि 2 घंटे का होगा, 200 होगा, बाकी शब्द सीमा ज्यादा डिटेल में उन्होंने नहीं दी है, और निबंध का उन्होंने अलग बताया जो आप देख सकते हैं। उसमें बहुत बड़ा चेंज आपका नहीं आया, बस 2.5 घंटे का समय हो गया है, क्योंकि आपका 1000 शब्द की आप अगर देखेंगे तो 1000 शब्द का आपका एक निबंध है, 500 शब्द का एक निबंध है, 500 वर्ड का आप प्रारूप लेखन है, प्रतिवेदन आपका 250 वर्ड का है। तो यहां भी शब्द सीमा उन्होंने क्लियर कर दी है, इसके अंतर्गत आपको लिखना है, और 2.5 घंटे का समय अब आपका यहां पर रहेगा। नाइस। लेट्स टॉक अबाउट मेंस। मेंस में भी जाऊंगा पेपर 1 से लेके हम पेपर 6 तक आ जाए, ताकि पूरा क्लैरिफाई हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद पेपर 1, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मैं यहाँ पे आशीष डेप्थ में अगर जाऊंगा तो अपना वीडियो 4 घंटे का हो जाएगा। राइट। हम उतना लंबा नहीं जाएंगे, मैं केवल स्टार्टिंग में जो चेंजेस आए हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपका फर्स्ट पेपर लगभग सेम है। जो थोड़ा सा चेंज अगर आया है फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आप देखेंगे तो अब आपको विश्व भूगोल को नहीं पढ़ना है, पहला पॉइंट। और थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो जनजातीय व्यक्तित्व तो आपके मेंस में ऐड कर दिए गए हैं, जो इनडायरेक्टली पहले भी थे, अब साफ तरीके से आपके ऐड कर दिए गए हैं। और मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत कुछ वंश आपके ऐड कर दिए गए हैं। ये एक चेंज है आपका, बहुत ज्यादा चेंजेस में नहीं है, इतना आपका चेंज हुआ है फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत। देखें और कुछ हो तो आप देख लीजिएगा। दूसरा यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे जो चेंज आपका नजर आता है आपको, अगर गौर से आप समझने की कोशिश करें कि पार्ट बा में विश्व भूगोल आपका हटा दिया गया है, तो ये बहुत एक प्रकार से राहत भी है आपके लिए। भारत का भूगोल है, आप बहुत ऐसे कवर कर सकते हैं। बाकी के आपके सारे टॉपिक यहां पर जो हैं बिल्कुल सेम ही है, जैसे पुराने थे, 5 की 5 यूनिट वैसे। तो पहले पेपर में मेजर चेंजेस आपका ज्योग्राफी में यह है कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हट गया है। और अगर हम बात करें यहां पर मेजर चेंजेस के अंतर्गत, फर्स्ट पेपर में कुछ जनजातीय व्यक्तित्व तो कुछ आपके वंश एमपी संबंधी, यानी मध्य प्रदेश का वेटेज अगेन जैसे प्रीलिम्स से 45 मार्क्स का है, यहां भी वेटेज आपका अच्छे खास तरीके से बढ़ा दिया गया है फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में आपका अमूलचूल परिवर्तन आया। यहां से कठिनाई बढ़ेगी अगर आप कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ेंगे। जो आपकी एक पॉलिटी एक लंबे वेटेज के अंतर्गत आती थी, अब उसको एक तो आपका 150 वर्ड्स में कर दिया है। लगभग आपका फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, आपको नया उसमें कुछ भी चेंज देखने के लिए यहां पर नहीं मिलेगा। पहले पार्ट के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो पॉलिटी के अंतर्गत आपकी जो यूनिट्स थी वही यूनिट्स आपकी रहेंगी। आपके जो विचारक थे, जो पहले लगभग आपको लगता था कि 30 नंबर के पूरे विचारक आएंगे, उनको 1 यूनिट में आपको रख दिया गया। छोटा सा चेंज है आपका यहां पर देखा जाए, ठीक है।
और मध्य प्रदेश को अगेन यहां भी वेटेज दिया गया है। मध्य प्रदेश का प्रशासन करके एक यूनिट 5 आपकी जोड़ी गई है, जो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ी है क्योंकि सचिवालय वगैरह इसमें बहुत सारा पढ़ना है। ये भी एक छोटा सा चेंज हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि कवर किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो कि पुराने कंटेंट से, पुरानी चीजों से आपका कवर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप सेकंड पार्ट में आते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत, यहां पर आपका चेंज काफी हद तक है। क्यों? क्योंकि पहले समाजशास्त्र हम केवल और केवल आपका 30 मार्क्स में पढ़ते थे, जो भी फिक्स होता था। अब आपका समाजशास्त्र पूरा एक पार्ट आ गया है, 150 मार्क्स आपके यहां पूछे ही जाने हैं। तो ये जो टोटल सिलेबस है, टोटल नया है। डिटेल में अगर अभी हम जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, बस ये समझ लीजिए कि सोशियोलॉजी 150 मार्क्स आपके एडिशनल ऐड हो गए हैं। सोचिए जहां पर आपका 150 में जितना पूछा जा रहा था वो यहां पर आपका 150 अलग हो गया है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, थर्ड पेपर आप भी इस पे चर्चा करना चाहेंगे। थर्ड पेपर के ऊपर अगर हम बात करना चाहें, थर्ड पेपर पहले हमारे इंजीनियरिंग करने वाले साथियों के लिए, साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए एक जान का काम करता था। और कहीं ना कहीं आपके सामने भी जितने लोग इंटरव्यू देने आए होंगे, आप मैक्सिमम देखोगे कि आपके साइंस बैकग्राउंड के आपको सिलेक्टेड लोग मिलेंगे। अगर आपने कभी उनका बैकग्राउंड पूछा होगा तो आपको इसमें अंतर समझ में आएगा कि साइंस बैकग्राउंड हुआ है, या जिसकी साइंस बहुत अच्छी थी वो बहुत अच्छा काम कर पा रहा था। करेक्ट। यही एक आयोग के साथ में शिकायत लोगों ने जाके की थी कि भाई थर्ड पेपर की वजह से थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके साथ में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। यही शिकायत लेके गए थे, आप ही लोग गए थे। आप पूछ रहे हैं आयोग ने सिलेबस क्यों चेंज कर दिया, आप ही लोग गए थे चेंज सर, थोड़ा थर्ड पेपर को देखिए। उन्होंने थर्ड पेपर ही उन्होंने पूरा ही चेंज कर दिया। तो थर्ड पेपर के अंतर्गत यदि बात करेंगे, सबसे पहले आपका पार्ट ए जो टोटल 300 मार्क्स में आपका साइंस एंड टेक था, वो पहले तो रिड्यूस होकर आपका 150 हो गया है। ठीक है। जो इकोनॉमी थी एक पार्ट में, आपके सेकंड पार्ट के अंतर्गत थी सेकंड पेपर में, उसको थोड़ा चेंजेस के साथ में यहां पर थर्ड पेपर में स्टार्टिंग में रख दिया है, जैसे कि 2019 में इकोनॉमी थर्ड पेपर का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन यहां पर यदि हम देखें, टॉपिक्स आपके नए हैं। टॉपिक आपके हर यूनिट को यदि आप देखोगे तो टॉपिक आपके नए हैं। यहां पर आपको बहुत गौर से और बहुत अच्छे से इकोनॉमी को डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा करंट रिपोर्ट्स के आधार पर। तो ये पेपर इकोनॉमी से, वैसे भी साइंस के बराबर ही डर लगता है, इकोनॉमी भी आपका डिफिकल्ट हुआ है। अगेन ये जितना मैं आशीष अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूं, मैं हर एक पेपर को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ में रक्षा एकेडमी के चैनल के ऊपर डिटेल में डिस्कशन कराऊंगा। अभी अगर हम डिटेल में जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि हमारा समय वीडियो का बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहां पर आपकी इकोनॉमी ऐड हुई है। अब हम बात करते हैं यहां पर, अगर देखें यहां पर, तो आपके पेपर थर्ड में जो साइंस पहले फिक्स था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका 90 मार्क्स के आसपास आना ही है, उसको एक लाइन में समेट दिया है, विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग। यानी लूसेंट से बेसिक साइंस जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ के जाते हैं वो आप पढ़ के जाएंगे, साइंस में उतना काम आपको हो जाएगा। थोड़ा सा बायोलॉजी का सेक्शन यहां पर दिया है। बायोलॉजी में भी जो सेक्शन वो पूछ रहे हैं वो सेक्शन उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो सेल पूछेंगे, यानी कुछ का पूछेंगे तो पूरा दिया गया है। पोषण मतलब एकदम क्लियर, यहां पर आप देखेंगे तो बायोलॉजी को पूरा क्लियर इन्होंने कर दिया है कितना है। और वो भी अगर आप देखें, ये बायोलॉजी भी आपकी 30 नंबर के अंतर्गत यहां पर दी गई है। तो 30 में वहीं पर उन्होंने प्राचीन समय में भी आपके कुछ वैज्ञानिक भी पूछ लिए हैं, बौद्धिक संपदा भी इसके अंदर पूछ लिया है, जैव प्रौद्योगिकी भी यहां पर पूछ लिया है, इथियोबायोलॉजी का पूछ लिया। नहीं, उन्होंने जो साइंस कोर साइंस था उसको मुश्किल से अगर देखा जाए तो 10 नंबर में मेंस में समेट दिया है। जो 90 नंबर का वेटेज होता था वो बहुत बड़ा चेंज डालता था। ठीक है। सेकंड यूनिट आपकी कंप्यूटर बिल्कुल सेम है ही, उसमें कोई अंतर आपका है ही नहीं है। हेल्थ सेक्टर में भी इन्होंने काफी चेंज किया है, योग को डिटेल में इंक्लूड किया है, उसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जो हेल्थ था उसको भी जो पहले था उससे ज्यादा एडिशन, यानी इन्होंने हटाया कुछ नहीं है, एडिशन ही ज्यादा किया और बहुत ज्यादा यहां पर किया गया है। और अगेन यहां पर देखें, पर्यावरण को भी इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आपका 5th यूनिट में दे दिया है। तो आपका ये पेपर आज भी उतना ही कठिन है जितना था। अंतर ये जरूर आ गया है कि अब साइंस वालों को भी इकोनॉमी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, राइट, और इन टॉपिक को कवर करने में कवर आएगी। और जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट वाले लोग थे, जो सामान्य बीए बीकॉम करने वाले लोग थे, उनको अब यहां पर बराबरी के स्तर पर लाके रख दिया है। तो इस सिलेबस ने आपके साथ जो एक डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअल हो रहा था, जिस कारण कई बच्चा परेशान था, थर्ड पेपर के लिए जान दिया था, वो डिस्क्रिमिनेशन एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन तो खत्म कर दिया, चुनौती खत्म नहीं की है। पेपर उतना ही कठिन रहेगा क्योंकि इसमें आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, राइट।
लास्ट में फोर्थ पेपर में जरूर आपको बता दूं, फोर्थ पेपर में जो टोटल आपके 200 मार्क्स का था, वो फोर्थ पेपर आपका 200 मार्क्स जो अब तक आप पढ़ते थे वो पूरा कंटेंट तो आप पढ़ोगे ही, लेकिन उसके अलावा उसका वेटेज 90 मार्क्स के आसपास इंक्लूडिंग केस स्टडी। जो पुराना एथिक्स आप पढ़ रहे थे वो 90 नंबर के आसपास रहेगा, बाकी 210 नंबर के आपके नया इंक्लूजन हुआ है, जिसमें आपका व्यक्तित्व विकास, मनोविज्ञान, मनोविहार, चिकित्सा। आप सोचिए इसमें अवसाद को ऐड कर दिया। चर्चा कर रहे थे ना लोग कि डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है कि आपके सिलेबस में डाला गया है। ये दुश्चिंता क्या है, आप पूरा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा ये सब्जेक्ट एक्चुअली, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में डिप्रेशन होता क्या है। और हकीकत बताऊं, मुझे ये डर है कि जब डिप्रेशन को ढंग से समझाया जाएगा तो हर व्यक्ति को लगेगा मैं भी डिप्रेस हूं। ये भी संभावना हो सकती है। तो यहां पर आपका ये दिया गया है, राइट। दूसरा आपका उद्यमता, यानी आपका एंटरप्रेन्योरशिप आपकी दे दी है, प्रशासन प्रबंधन मैनेजमेंट जो देना था वो दे ही दिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये पेपर भी आपका इक्वली नहीं, दूसरे के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कठिन है। बहुत कठिन क्यों है उसका एक कारण मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप लोग भी रखिएगा। चूंकि इसमें भले 28 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन एक केस स्टडी होने की वजह से आपको इस पेपर को कवर करने में समय लगेगा और शायद इस पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए इस पेपर को हल्के में बिल्कुल ना लें। हिंदी में जो थोड़े बहुत चेंज हुए हैं वो ठीक है, चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा चेंज नहीं है, कवर हो जाएंगे। और निबंध भी आप कवर कर सकते हैं। ये था एक शॉर्ट ब्रीफ जो आपका चेंज हुआ है। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि आपने बताया एथिक्स का पोर्शन बहुत बड़ा है। दो चीज़ें मुझे समझ में आई, एक बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है सिलेबस पहले के कंपैरिजन में। सेकंड चीज़, थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच अब वो डिमांड कर रहा है कि हर एस्पिरेंट जो इस एग्जाम को लिख रहा है वो थोड़ा सा एनालिटिक्स अपने भी एड ऑन करे। एक सीधी बात है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल एस्पिरेंट्स, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ, कोई कम ज़्यादा नहीं होता है, और हर व्यक्ति जिसके अंदर स्किल नहीं है वो स्किल डेवलप कर सकता है, राइट। लेकिन जो सीधे किताबें पढ़कर, ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न देखकर उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करते थे, जो आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस नहीं करते थे, आंसर फ्रेमिंग पे फोकस नहीं करते थे, वो सिरे से नकार दिया है आयोग ने, वो सिरे से बाहर होंगे, वो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, राइट। ये ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, जो लोग सोशली अवेयर हैं, पॉलिटिकली अवेयर हैं, इकोनॉमिकली अवेयर हैं, जो साथ में जिनके अपना एक व्यू पॉइंट है। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे, क्योंकि जब मैं एथिक्स पढ़ाऊंगा तो एथिक्स या जो भी पोर्शन आपका है नया वो पढ़ाऊंगा, मैं उसको अपने स्टाइल में एक्सप्लेन करूंगा। और इन सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी है, आप सॉरी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में देखो दिव्यकीर्ति सर अलग तरीके से समझाएंगे, दूसरा व्यक्ति, क्योंकि साइकोलॉजी अपने आप में हर किसी के सोचने के नजर दर्शन है, वो कैसे देखता है अलग अलग। तो यहां पर समस्या जो आपको चुनौती सामने फेस करनी पड़ सकती है कि आपके टीचर्स भी अलग अलग पढ़ा, कंटेंट भले सेम होगा बट समझाने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है। तो उसमें बिटवीन द लाइंस रीड करके आपको अपनी एक मानसिकता डेवलप करनी पड़ेगी, और उस मानसिकता के आधार पर जब आप नेचुरल और मौलिक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, मौलिकता से लिखेंगे, तो ही आप चयन ले पाएंगे। अगर आपके अंदर मौलिकता नहीं है, आपके अंदर विचारशीलता नहीं है, ये शब्द बहुत छोटे हैं बोलने में, लेकिन ये इंटरनल पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करने वाले शब्द हैं, अगर ये नहीं है तो जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि अब आयोग रेडीमेड अधिकारी पहले से चाहता है, राइट। वो ट्रेनिंग के पहले ऐसे व्यक्ति को चाहता है कि जिसको सब कुछ आता है, राइट। ये बेसिक अंतर आया है। नाइस। इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। इंटरव्यू में भी एक डिफरेंस आया है, उसको भी आप समझा दीजिए। इंटरव्यू को यदि मैं बात करूं, यहां पर हम लोग इंटरव्यू को हमेशा हल्के में लेते हैं, और हम ये सोचते हैं कि अंतिम कुछ दिनों में हम अपने 20-30 साल का जो हमारी पर्सनालिटी है हम उसको चेंज कर देंगे। नहीं हो सकता। आपका प्रश्न को सुनने का तरीका, आपको बोलने का तरीका, आपको रिस्पांस देने का तरीका, जैसे एक मॉक इंटरव्यू देने का एक ट्रेंड अपने यहाँ पर चलता है। मैं थोड़ा डिफरेंट काम करता हूँ। मैं इंटरव्यू के लिए जितने भी बच्चे मेरे साथ में थे, ऐसा हरनीत कौर आपने देखा होगा, रैंक 6 हैं, वो मेरे इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा थी। हम लोग क्या करते थे, रोज 10 से 11 बजे जितने 50-100 लोग हम लोग होते थे, गूगल मीट में मिलते थे, फिर एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करते थे और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते थे। आपको अभी से अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करना है कि अगर सरकार के द्वारा जनजातीय समाज के लिए आज कोई चेंजेस किए जा रहे हैं, तो आपको लॉजिकली ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। पॉलिटिकल क्या चल रहा है वो आपको पता होना, वो आपसे राम मंदिर भी पूछ सकते हैं और इसके बारे में जातिगत हर तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं ना, तो आप वहां पर डील नहीं कर पाएंगे। वो प्रैक्टिस आपको आज से करनी पड़ेगी। और ध्यान रखना, मेंस आपको सिलेक्शन दिला सकता है, पोस्ट इंटरव्यू ही दिलाएगा।
और ये अनुभव आपने देखा होगा, Yes. जो डीसी बनता है वो मेंस से नहीं बनता, डीसी इंटरव्यू में भी नंबर चाहिए पड़ता है तब बनता है। तो मेंस में कितने भी अच्छे नंबर, इंटरव्यू में 60-70 नंबर मिल गए, आप डीसी नहीं उठा पाओगे। तो वो पर्सनैलिटी आपको अभी से डेवलप करनी पड़ेगी, आपको मिरर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग नहीं करते हैं, अच्छे लोगों के साथ में डिस्कशन करना शुरू कीजिए, बात करना शुरू कीजिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू कीजिए। ध्यान रखना इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा बेटा, लेकिन आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर वो आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं चाह रहा होता तो व्यक्तित्व विकास को आपके सिलेबस का हिस्सा क्यों बनाता? राइट। ये इंटरव्यू में चेंज आए। सिलेबस भी बता रहा है कि उनको एक पर्सनालिटी चाहिए है। आप इंट्रोवर्ट अगर हैं, काम करना शुरू कर दें, कितनी भी मेहनत कर लो सिलेबस के ऊपर, कितना भी अच्छा पढ़ लो, आप मेंस क्वालिफाई कर पाए या तो अच्छी बात है, लेकिन इंटरव्यू में आपको समस्या आएगी। इस बात के बुरा मत मानना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पर्सनालिटी डेवलप आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। कई बार आप हम लोगों के इंटरव्यूज देख के उससे भी सीख सकते हैं, तो सीखिए, ये जरूर कीजिए। राइट। इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैं भी समझता हूँ कि एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है किसी भी एग्जाम का, चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, पर्सनालिटी आपकी बेहतर होना चाहिए। इसके लिए हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट दैट। हम लोग एस्पिरेंट कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें एस्पिरेंट्स की एक कम्युनिटी है जहाँ पे सब लोग आते हैं, बैठते हैं, महीने में 3 से 4 सेशंस कराते हैं। तो हमने अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे टॉपर्स होते हैं, आप टॉपर से खुल के, टॉपर्स और टीचर्स दोनों, जहाँ पे आप बात, और ऐसे ही हम एक सेशन की बात कर रहे थे कि हम प्रीलिम्स और मेंस के ऊपर एक करना चाहिए। तो 50 से 60 बच्चे होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो डायरेक्टली 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं अपने टॉपर्स से। सो फॉर द ऑडियंस जो इस पॉडकास्ट को इस वक्त देख रहा है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको जाके फिल कर सकते हैं, कम्युनिटी की लिंक आपको आ जाएगी, ताकि वहाँ से अपडेट मिले। द ओनली पर्पस इज कि जब आप 60 बच्चों के साथ बैठे हो, सामने आपके कोई टॉपर या टीचर है जो ऑब्वियसली आपसे कहा जाए कि एक सफल हो चुका है, अब उनसे सवाल करने का मौका आपको ऐसे जनरली नहीं मिलता। जब आप 60 लोगों के बीच में अपना हाथ उठाते हो और अपना सवाल पूछते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट बेहतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को बता दीजिए, इंटरव्यू में कितना जरूरी है। ठीक है, पहली बात तो जो ये इनिशिएटिव आप कर रहे हो, कई बार मुझे आशीष आपको देख के जो लगता है कि आई डोंट नो कि आपके बारे में अदर लोग क्या सोचते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या सोचते हैं, कौन करता है। मैं ये जानता हूं कि आप बच्चों की नब्ज समझते हो और आप उन चीजों में परिवर्तन चाहते हैं बच्चों के अंतर्गत, या उन कमियों को सही करना चाहते हैं जो एक्चुअल में एक बच्चे को सिलेक्शन से बहुत दूर रखती है। ये जो पर्सनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, और मैं इतना कह सकता हूं, आपको कमिट कर सकता हूं, कभी अगर ऐसे सेशन में मेरी जरूरत पड़े, कभी भी और कितने भी टाइम, मैं डेफिनेटली अवेलेबल रहूंगा। मैंने वो कभी भी और कितनी भी टाइम आप बोलोगे, मैं आऊंगा और समझाऊंगा, 1 बार 2 बार 10 बार। क्योंकि अगर हम ये डेवलप कर पाए तो हम कई अधिकारी डेवलप कर देंगे यहीं बैठे बैठे। ये बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो। दूसरा, आपने सवाल पूछा था कॉन्फिडेंस का और कम्युनिकेशन का क्या फर्क पड़ता है। ये सब कुछ है। आज मैं जो हूं वो उसी की वजह से हूं। अगर आप बोल सकते हैं तो आप भूखे कभी नहीं मरेंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है बोलने का, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने का, मेरी गारंटी है आपके पास वो संपदा है जिस संपदा के साथ में आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूं, तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। राइट। मैं आज आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूं तो अंदर अपने आप हार्मोन्स ऐसे निकल रहे हैं कि शांति मिले, हाँ मैं अच्छा, मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। राइट। बहुत ज्यादा आपको सुकून देता है, ये आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा काम देता है। कोई व्यक्ति जो डिप्रेशन में है वो कॉन्फिडेंट कभी नहीं हो सकता। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो डिप्रेशन से आप पहले बच जाओगे। लेकिन कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए वो फेक नहीं होना चाहिए। वो जैसे कि अपनी एक सेशन की आप बात कर रहे थे, इनिशिएटिव की बात कर रहे थे, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने पर्टिकुलर टॉक शो देखा जिसमें एक कोई व्यक्ति आया, मैंने जीवन में ये कर लिया, वो फेक मोटिवेशन है। क्या किया, कैसे किया, उसकी पूरी जर्नी को आपको समझना जरूरी है। और आपको अपने अंदर एक स्टूडेंट बैठाना पड़ेगा। एक महान विचारक ने कहा है, आई थिंक सुकरात या फिर आपके अरस्तु, किसी का स्टेटमेंट है ये, कि मैं बस इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। इतना बड़ा विचारक बोलता है कि मैं बस इतना जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। आपको अपने अंदर एक लर्नर रखना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आप अब तक देख रहे हो तो आपको शिद्दत से देखना है कि आपने जो 30 मिनट दिए हैं ना, आप इसमें कुछ सीख के जा रहे हो। सबसे बड़ी गलती क्या, बच्चा वीडियो स्क्रॉल करता है। आप क्यों देख रहे हो? वो आप जो भी देखो उसमें एक जिज्ञासा रखो कि आप सीख के जा रहे हो। जब आप सीखोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, बिल्टअप होगा।
और जो एक लाइन में बोलूं कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ आपको बनना है तो वो सिर्फ आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस ही बना सकता है, आपकी सोचने का तरीका बना सकता है। अदरवाइज आप सिर्फ इन किताबों की बस पे कुछ नहीं बन सकते। करेक्ट, राइट? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज़ जिसके बारे में हम कई बार बात करते हैं स्पेशली सेशंस के अंदर, एक एस्पिरेंट बिहेवियर कितना रोल प्ले करता है सिलेक्शन के लिए। क्योंकि एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, जितने भी लोग सिलेक्शन हुए हैं वो लोग डिसिप्लिन्ड हैं, उनका एटीट्यूड अप टू द मार्क है, उनका बात करने के तरीके में एक डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन होने के बाद वो चेंज हुआ, सिलेक्शन के पहले भी वो लोग ऐसे थे, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स को हम जानते हैं, सिलेक्शन के पहले भी हम उनसे मिले हैं। तो ये डिफरेंस, ये बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है? जैसे एक अभी आपने रिसेंटली एक सिलेक्टेड डीएसपी हुए हैं, उनका इंटरव्यू आपने लिया था, और मैं नाम भूल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ललित बैरागी जी। मैं उनसे डायरेक्टली तो कभी नहीं मिला, मेरी ऐसी डायरेक्टली कभी बात नहीं हुई है, लेकिन फेसबुक पे हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। शायद वो मुझे भी जानते हो, शायद मैं उन्हें भी जानता हूँ फेसबुक के थ्रू। तो ललित ने बहुत समय पहले कुछ स्टेटमेंट लिख के दिया था एक पेपर में कि जब पीडीएफ में आपका नाम आएगा, कुछ उसका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था, उसने लिख के देखा था। उसकी राइटिंग, उसका लिखने का तरीका, वो पहले से वो सोच सकते थे, वो उनकी पर्सनैलिटी में था, इसलिए वो सेक्शन ले पाए। मैं मंजुषा से मिला, मैं हरनीस से मिला, हरनीस से तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हुआ। और या जितने भी हमारे यहाँ पे सिमरन हो गई है, जितने भी 40-50 बच्चे जो हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, 40-50 बच्चों के आसपास जो हमारे, हर बच्चे में एक सोचने का तरीका था, पढ़ने का तरीका था। जैसे जब महिमा से मैंने बात की तो महिमा ने कहा कि सर आपने मुझे बताया था कि पेपर 4th, 5th, 6th को बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले मैंने खाना और 4th, 5th, 6th पेपर पढ़ना बराबर समझा उसने। तो वो लोग सोच सकते हैं कि नंबर कहाँ से उठते हैं, नंबर कहाँ से आते हैं। आप में और सिलेक्शन लेने वाले में अंतर किताबों का नहीं है, वही किताबें आपके पास है, वही किताबें उनके पास है। टीचर्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है, टीचर्स भी लगभग सारे टीचर्स समान है, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है, ना मैं किसी से कम हूं ना कोई मुझसे अच्छा है, सब बराबर हैं एक जगह पर। हम लोग एक ही चीज डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन हम जो डिलीवर कर रहे हैं, एक बच्ची जो ऑनलाइन मुझे सुनती है उसको अपने आप में अपना लेती है, अप्लाई करती है, और फिर मुझसे मिलने के लिए आती है कि सर मैं यार डीसी बन गई हूं, इवन मैं उसे जानता भी नहीं हूं। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये मेरा किया नहीं है, ये उसकी पर्सनैलिटी, उसका डिसिप्लिन है कि उस बच्ची ने पूरे तरीके से उस बात को समझा, केवल समझा नहीं, 1 घंटे 1.5 घंटे वीडियो देख के फॉलो किया, और फॉलो करके अपनी डेली की लाइफ में लेके आए और आगे जाके बढ़े। ये बात मेरी नहीं है, आप में से कोई भी व्यक्ति अगर एक प्रॉपर रणनीति के साथ काम करता है और ये गोल बना के चलता है कि इतने समय मुझे ये करना है, तो ही आप सिलेक्शन ले पाओगे। अदरवाइज भोला राम उस्ताद मार्ग पे घूमने से, चाय पीने से, 10 वीडियो, 10 स्ट्रेटेजी देखने से, 10 लोगों से मिलने से, या 10 लोगों के मोटिवेशन देखने से कुछ नहीं है। सिर्फ आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने और अपने माँ बाप के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मत कीजिए, क्योंकि जब आप किसी सिलेक्टेड व्यक्ति को देखेंगे, हर व्यक्ति में वो सारे गुण आपको पहले से दिखाई देंगे। आयोग भी यही चाहता है, और आपको वो गुण तो डेवलप करने पड़ेंगे, और गुण आपको स्वयं डेवलप करने पड़ेंगे। वो कोचिंग डेवलप नहीं कराती है, वो कोई ट्यूटर डेवलप नहीं कराता है, इनहेरिट होते हैं। वही आपकी अभिक्षमता होती है, वही आपका एप्टीट्यूड होता है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। और डिटेल में क्या होता है, कभी आप सेशन में बुलाओगे तो मैं और डिटेल में आखिर अभिक्षमता है क्या नहीं, मैं इस पर कंप्लीटली आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके बारे में। दैट्स वंडरफुल, एंड आई फील कि हर एस्पिरेंट जो इस वक्त इस एपिसोड को देख रहा है, सिलेबस के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम डे 1 से स्टार्ट कीजिए। जब आपको पता लगा कि इस पे करना चाहिए, तो आज से शुरू कीजिए कि आप अपनी कम्युनिकेशन, अपने बिहेवियर में और ज़्यादा काम कर पाएँ। आनंद सर, मुझे ये भी बात करना है आपसे कि जो व्यक्ति अभी प्रीलिम्स टारगेट कर रहा है उसको कैसे पढ़ना चाहिए, और जो व्यक्ति अभी मेंस टारगेट कर रहा है उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग? थैंक यू, आपने प्रश्न पूछा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोग थोड़ा सा हट धर्मिता पे है अभी, मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ी सी हट धर्मिता तो अब दिखा रहे हैं। और अगर आयोग तक मेरा वीडियो जाए तो मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के, विदाउट एनी एरोगेंस, कि इतनी आप कोशिश करें कि जो आपने पाठ्यक्रम चेंज किया है, एटलीस्ट इसको ढूंढने का समय दे दें। पढ़ने का तो दूर की बात है कि बच्चा कम से कम कंसाइज वे में उस पूरे टॉपिक को पढ़ सकें। तो जो ये 22 जुलाई वाली आपकी मेंस आप 28 अप्रैल के बाद लेने वाले हैं, मेरा निवेदन है कि अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन आप दे दें तो बच्चा प्रॉपर तैयारी कर पाएगा। बच्चा तैयार ही नहीं हो पाएगा तो आप उसका परीक्षण कैसे करोगे? एटलीस्ट युद्ध में जाने के पहले उसको प्रैक्टिस करने का मौका दे, ये तो मेरा निवेदन है। बट चूंकि कहीं ना कहीं आयोग कैलेंडर लाइन पे लाना चाह रहा है,
और हम ही कहते थे परीक्षाएं नहीं होती हैं, अब आयोग परीक्षा ले रहा है तो हमें उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर 22 जुलाई को आपका मेंस है तो एक मूल मंत्र बताता हूं यहां पर, आपको अगर 22 जुलाई वाले मेंस में क्वालिफाई होना है, इंटरव्यू तक जाना है, तो आपको एटलीस्ट, जो कि मैं अभी जैसे हम लोग के पास जो भी हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं या किया हुआ है हमने, हम उसमें ध्यान दे रहे हैं, एटलीस्ट आपका 4th पेपर हाफ तो पूरा हो ही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा सेकंड पार्ट भी पढ़ लो, कम से कम आधा 150 मार्क्स का आपका एथिक्स का पेपर या 4th पेपर आपका तैयार हो, कम से कम हिंदी आपकी पूरी तैयार हो, और कम से कम आपका निबंध का सेक्शन तैयार प्रीलिम्स के साथ करें। मैं फिर बता रहा हूं, बाकी बच्चे 80-82 दिनों में, और जो लोग अभी मेंस दे रहे हैं 40-50 दिन बचे हैं, जो नहीं कर पा रहा वो नहीं कर पा रहा। आप अगर ये लगभग 350-400 नंबर वेटेज अपना लेके जाओगे, या 250-300 जितना भी आपका बनता है, आप रिलैक्स रहोगे, नया पढ़ने का आपके पास में समय होगा। लेकिन अगर आप ये अभी कवर नहीं करते हैं प्री के साथ में, तो आप खुद अपने आप में एनालिसिस कर लीजिएगा कि आप 2024 की प्री अगर निकाल भी लोगे, तो अगर 80-82 दिन ही हैं, तो क्या आप इस सिलेबस को पूरा कर पाओगे? ये मेरे आशीष की बात नहीं है। आशीष अपना करियर सेट कर रहा है, मैंने अपना करियर सेट कर लिया है, हम दोनों के घर में रोटी चल रही है। मतलब ये थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन ये हकीकत बात है। हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, अधिकारी आपको बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो अगर आप खुद सोचो कि 80-82 दिन में इतना बड़ा सिलेबस आपको कवर करना पड़ा, तो आप कर पाओगे। और मान लो आप 4th पेपर, 5th पेपर और 6th पेपर कवर करके जाते हैं, जो कि 90% बच्चा कवर करके नहीं जाएगा, तो 28 अप्रैल के पहले आप 80% कॉम्पिटिशन से आगे हो गए। करेक्ट। अब आपको ये कवर नहीं करना है, आप 80% कॉम्पिटिशन से आगे हो गए। अब आपको या तो अपने पुराने वाले सब्जेक्ट कवर करने हैं, या जो नया है वो कवर करना है। तो अगर आप उतना कवर करोगे तो एक चांस बनता है कि आप बेहतर परफॉर्म कर पाओ 24 में। और मैं फिर बता रहा हूं, जब पाठ्यक्रम चेंज होता है, नया सिलेबस आता है, तो बहुत डेप्थ, बहुत गहराई क्वेश्चन में नहीं होती है, पेपर बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप ऊपर ऊपर की लाइन पढ़ के भी चले जाओगे और आपकी थोड़ी सी पर्सनालिटी होगी, तो 2024 सबसे आसान होगा अभी निकालना। क्योंकि जो 5-6 हजार बच्चों का कंपटीशन आपका था, मैं नहीं कि नल वॉइड तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा कम हो गया। एक तो ये कट ऑफ ज्यादा जाने की वजह से कई मेंस लिखने वाले भी अभी एंट्री नहीं मार पाए हैं, कई मेंस वाले भी, और ऊपर से सिलेबस चेंज हो गया है। तो 2024 आपके लिए खुला मैदान है। लेकिन खुले मैदान में जाने के पहले प्री के साथ आपको 4th, 5th, 6th पेपर कंपलसरी करना चाहिए, अगर आप 24 में अपने आप को एज अ डीसी देखना चाहते हैं। तो आगे मर्जी आपकी, मुकद्दर आपका। नाइस। आनंद सर, एक इस बारे में बात करते हैं कि लेट से जो लोग एकेडमी ज्वाइन किया हुआ है, जिन लोगों ने, या जो लोग ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, उनको एकेडमी से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाएगा नए सिलेबस के बारे में। बट अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो एकेडमी ज्वाइन नहीं कर रहा है और वो प्रिपरेशन कर रहा है खुद से, या नहीं कर सकता एकेडमी ज्वाइन और फिर भी प्रिपरेशन कर रहा है खुद से, उसको इनकी रिसोर्सेज कैसे ढूंढना चाहिए? सबसे पहले आशीष मैं एक बात बता दूं, अगले 3 से 4 महीने के लिए आप लोग रिसोर्स ढूंढे ही ना। ठीक है। समझदार बनिए। जब कोई और आपके लिए सर फोड़ रहा है, तो आप क्यों सर फोड़ो? अब मैं रिसोर्स ढूंढ रहा हूं, सारे संस्थान रिसोर्स ढूंढने में लगे हुए हैं, सब कुछ है, तो आपको क्यों ढूंढना है भाई? आपके पास जो मौका अभी है, एक तो आप प्री की तैयारी करो, और प्री के अलावा मैंने जो 1st, 2nd पेपर में बताया कि जो आपके पुराने टॉपिक है, एथिक्स का 90 नंबर का पोर्शन, कुछ आपका साइंस वाला पोर्शन, कंप्यूटर वाला पोर्शन, इसको अगर आप देखें, जितना भी आपका पुराना 40% के आसपास है, आप पुराने को बिल्कुल एक्सलेंट करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई, कंटेंट तो हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, तो कंटेंट ढूंढ के अपने आप आपके पास चल के आएगा। राइट। लॉजिक तो आप मत ढूंढो। आप अगर ढूंढोगे तो मैं बताता हूं, एक यूनिट आपकी ली गई है 12th क्लास एनसीईआरटी से, एक यूनिट आपकी ली गई है बीए से, एक यूनिट ली गई है आपकी बीकॉम से, एक आपकी ली गई है एमए से, एक ली गई है एमकॉम से, और उसमें भी पूरा कंटेंट नहीं मिल रहा है। एक आपका टॉपिक उठाया गया राजस्थान पीएससी से, एक टॉपिक आपका उठाया गया उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से। अब ढूंढो भाई। और उसमें भी जब आप कंटेंट उठाते हो 280 पेज, 300 पेज, 400 पेज, आप कैसे कवर करोगे? करेक्ट। तो मैं मानता हूं स्मार्ट बनो ना। हम लोग किस लिए खड़े हम लोग ढूंढ के दे रहे हैं ना, तो ढूंढ के दो। दूसरी बात जो आपने कही आशीष के, आज कोर्स ज्वाइन करना, मैं इतना मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो 5-7 हजार का अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होता है। 5-7 हजार अमाउंट बहुत ज्यादा। आज ऑनलाइन आपके लिए बहुत सारा, हमारा खुद का कोर्स आपका अभी 4999 में है, और बढ़ के मुश्किल से 7500 हो जाएगा 500 बच्चों के बाद में। अगर आपको
मैं अगर सिलेक्शन लेने वाला हूं, अगर आपको बना बनाया कंटेंट पहले आप, हाँ ये जरूर टीचर चेक करो, क्लास चेक करो, डेमो देखो, कंटेंट देखो, वो रिसर्च जरूर करो, लेकिन अगर आपके घंटों की मेहनत जो आपको अलग से करनी है वो एक जगह पर आपके पास में समेट के अगर आ रही है, और मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल अगर आपके मेंस में जहां 10 नंबर 20 नंबर की कमी में भी एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इंदौर में रहने का 1 महीने खर्चा 10,000 है और आप कर रहे हो, जो रह रहे हैं इंदौर के बाहर भी आप, तो ये सोच लीजिए कि तो मेरे हिसाब से इस समय ये नीड है। मैं कभी कोचिंग को प्रमोट तो नहीं करता हूं, लेकिन ये नीड ऑफ द टाइम है, नीड ऑफ द आवर है। अगर इसकी मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से आपको एक सही मेंटर को देखते हुए सही कंटेंट को सर्च करते हुए, ऐसे भी नहीं अंधे भी नहीं हो जाना, सही कंटेंट तो सही मेंटर को ढूंढते हुए अगर आप चाहो तो उस पर जाओ। फिर भी आप नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा समय आप वेट करो। आपके सामने अलग अलग पब्लिकेशंस, चाहे निर्माण आईएएस हो, चाहे कोई और पब्लिकेशंस हो, सारे पब्लिकेशंस आपकी बुक्स को लेके आएंगे। वेट एंड वॉच, टिल देन आपके पास में समय है, बढ़िया अपने प्रीलिम्स तैयार कीजिए, अच्छे तरीके से मेंस के जो पुराने टॉपिक हैं उनको कवर कीजिए, हम लोग बैठे हैं आप करने के लिए, आप मत खोजिए अभी। दैट्स अ वंडरफुल इनसाइट, क्योंकि अगर एस्पिरेंट ने रिसोर्स ढूंढने में लगा दिया तो रिवीजन का टाइम भी हाथ से चले जाएगा। लेकिन अपन कितना भी समझाते हैं एस्पिरेंट सर फोड़ता है। आई अंडरस्टैंड, ये चीज है। तो ये मेरा है कि आप क्यों कर रहे हो, स्मार्ट बनो ना, क्या दिक्कत है। तो बेसिकली हर एस्पिरेंट जो इसको सुन रहा है, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपके पास जितना समय अभी बचा हुआ है, तो अगले महीने 1.5 महीने में आप आराम से अपना रिवीजन कर सकते हो। जो पुराना है अभी अवेलेबल सिलेबस में उसको बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, और नए के लिए आप वेट करिए। जैसे ही कहीं से कोई नए पब्लिकेशन या नए कोर्स बनते हैं तो आप उनको देखकर अपना काम आसान कर सकते हो। बिल्कुल, दैट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू, मज़ा आया है। आई होप कि हर एस्पिरेंट तक ये सारी बातें डिटेल में गई है और इन्हें कई सारे इंसाइट्स मिले होंगे। आपके साथ बात करके हमेशा मज़ा आता है। आई एम श्योर कि हम आगे भी ऑफलाइन सेशंस और ऑनलाइन सेशंस दोनों करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बिल्कुल आशीष, थैंक यू बुलाने के लिए। और मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, सभी को एक चश्मे से देखना बंद कीजिए। मेरे पीछे रक्षा एकेडमी का नाम आता है, लेकिन इन सेशंस में जब मैं आता हूं तो एकेडमी के लिए नहीं आता हूं, मैं इसलिए आता हूं कि कुछ ऐसे इनसाइट्स, कुछ ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार जो मे बी आप सिलेबस से रीड नहीं कर पा रहे हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो होती है, आपकी लाइनों को नहीं समझ पा रहे हैं आप, या जो कॉन्सेप्ट सिलेबस के पीछे था वो चेंज क्यों हो रहा है, या आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज होना चाहिए। मैं इन सब बातों के ऊपर आपको इसलिए अवेयर करता हूं क्योंकि आप अपना बस नहीं, अपना, अपने माँ बाप का समय, धन, सपना सब कुछ लगाते हैं। आपको पता है आपका ये जो समय है, इस समय अगर आप लोग सही तरीके से आगे नहीं बढ़े तो जीवन में कहाँ जाओगे उसका रास्ता भी नहीं है। तो जितनी बातें बताई गई हैं उनको प्रैक्टिकली एक बार सोचिएगा, समझिएगा, और अगर सही लगे तो अप्लाई कीजिएगा। 2024 के होने वाले डिप्टी कलेक्टर्स, डीएसपी, जो सभी प्यारे एस्पिरेंट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हमेशा इस तरीके से आपके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच आनंद सर फॉर बीइंग ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। थैंक यू आशीष, थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। अगर आपको इस पॉडकास्ट में वैल्यू मिली है, इस पॉडकास्ट को अपने सारे पीएससी करने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी समझ आ पाए, सीख मिल पाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द इंडियन एस्पिरेंट शो। थैंक यू।